हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पूर्ति का नियम और पूर्ति की लोच के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि पूर्ति और पूर्ति की लोच वाला जो चैप्टर है वो बिल्कुल सिमिलर लग रहा होगा आपको मांग और मांग के नियम और मांग की लोच के चैप्टर से। इसमें भी वो सारी टर्म्स आएंगी जो मांग के नियम और मांग की लोच में आई थी। तो सेम यहाँ भी अब हम पूर्ति की लोच को निर्धारित करने वाले तत्व जानेंगे। और बच्चों आपने हर पॉइंट में ये बताना है कि कौन सी लोच हो रही है, इसमें इकाई से कम हो रही है, इकाई से अधिक हो रही है या बदल नहीं रही है। इसके वर्णन का अर्थ यही रहेगा। जैसे पहला पॉइंट है पूर्ति की लोच को निर्धारित करने वाले तत्वों में कि वस्तु की प्रकृति। बच्चों पूर्ति की लोच डिपेंड करती है कि वस्तु कौन सी है। अगर नाशवान वस्तु है तो लोचहीन होगी, मतलब बिल्कुल परिवर्तित नहीं होगी वस्तु की पूर्ति की लोच, क्योंकि नाशवान वस्तुओं की पूर्ति को हम बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। तो कीमत के परिवर्तन से कोई फर्क नहीं उसको पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ नाशवान वस्तुओं का? जैसे कुछ ऐसी सब्जियां या ऐसे फ्रूट्स जो एक ही दिन में खराब हो जाने वाले हों, तो उनकी कीमत बढ़ने या घटने से उनकी पूर्ति को हम बढ़ा नहीं सकते। मान लो टमाटर की जो कीमत है वो बहुत बढ़ जाए, तो क्या कर सकता है उत्पादक? बहुत ज़्यादा टमाटर उगा लेगा एक दिन में? नहीं, क्योंकि उसकी पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे कृषि की वस्तु होती, कृषि उत्पाद होते, वो तो एक समय लेता है उसको उत्पादित होने में, तो उसकी पूर्ति को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। लेकिन जो टिकाऊ वस्तु होती है जैसे कपड़ा है, फर्नीचर है, ये इनकी जो पूर्ति है वो लोचशील हो सकती है, क्योंकि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो ज़्यादा इनके बिकने के चांसेस होंगे, क्योंकि उनको स्टोर करके रखा जा सकता है ना। कपड़ा थोड़ी खराब होगा अगर उसको कीमत बढ़ने का इंतज़ार करेगा उत्पादक। तो टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति की लोच लोचशील और नाशवान वस्तुओं की लोचहीन होगी। समय की अवधि भी पूर्ति की लोच को प्रभावित करती है। जैसे अल्पकाल समय अगर थोड़ा है, शॉर्ट टर्म में है, तो हम पूर्ति को मांग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर दीर्घकाल लॉन्ग टर्म का है समय का डिस्टेंस, तो हम पूर्ति को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लंबे समय में तो हम उत्पादित भी कर सकते हैं उनको पूरा करने के लिए। तो जो कम समय है, समय की अवधि अगर कम है, तो पूर्ति की लोच बेलोच होगी या लोचहीन होगी। और अगर लंबा समय है तो पूर्ति अधिक लोचशील होगी, परिवर्तनशील होगी। उत्पादन की तकनीक, जिन वस्तुओं को हम एक नॉर्मल वाली तकनीक से उत्पादित करते हैं तो लोचशील होगी। जैसे अगर हम लेबर बढ़ा के किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ा सकते हैं तो वो तो इजी है ना, कि और लेबर लगा रही और उत्पादन बढ़ा दिया। लेकिन अगर टफ वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, टफ वाली टेक्निक मीन्स बड़ी बड़ी मशीनरी लानी पड़े, तो उसको लाने में इतना इजीली नहीं होगा। तो उस वो वाली जो पूर्ति होगी वो कम लोचशील होगी, क्योंकि उसको बढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स 3 काफ़ी हैं आपके पूर्ति की लोच को निर्धारित करने वाले तत्वों के लिए, और ये महत्व वाला क्वेश्चन आप नहीं करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन जैसे पहला आप जैसे खोला था, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये मैंने जस्ट इसीलिए डाला है आपको। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप जानेंगे कि किस प्रकार आप न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। पूर्ति वाले पूर्ति के न्यूमेरिकल आप करेंगे तो वो एक फॉर्मूला बना है। आप ये देख रहे हैं कि सेम ऐसे ही आपने मांग के नियम में किया था, कोई परिवर्तन नहीं है इसमें। यहाँ यहाँ अलग अलग एस एस भी लिख रखा है, लेकिन आप नहीं लिखेंगे, आप वही लिखेंगे जो मांग के नियम में बताया है। बस ई एस इज इक्वल टू, आपको पता है मात्रा और कीमत का यही प्रपोर्शन रहेगा, मात्रा का प्रतिशत परिवर्तन यही रहेगा और कीमत का यही रहेगा। ये जो फॉर्मूला बना है, आप देख रहे होंगे कि पी अपॉन क्यू लिखा है आपने मांग के नियम में, और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी लिखा है। आप एस में कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इसको सेम लिखेंगे P अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, जिससे ये आपका फॉर्मूला पूर्ति के नियम का बनेगा। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे यहाँ लिखा है कि जो मांग की लोच थी उसमें आप ई डी इज इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस लिखा करते थे, लेकिन पूर्ति के नियम में पूर्ति का और कीमत का तो अपना आपस में घनात्मक संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, इसीलिए वहाँ माइनस वाला साइन आप नहीं लगाएंगे। ये क्वेश्चन सेम आपने ऐसा मांग की लोच की श्रेणियाँ की थी, बिल्कुल वैसा ही है ये भी। बस आपने इसमें
पूर्ति शब्द जोड़ना है और उसको एक्सप्लेन करना है। मैंने फिर से बनाया है ये, आप फिर से बना लेंगे। पूर्ति लोचशील, पूर्ण लोचशील पूर्ति, पूर्ति का वो वाला रूप जिसमें पूर्ति जो है वो पूर्णतया लोचशील है। इसका अर्थ क्या होता है? जब एक वस्तु को एक विशेष कीमत पर विक्रेता असीमित मात्रा में बेचने के लिए तैयार होता है, कि ये फिक्स कीमत पर वो ये M1 M2 कितनी भी मात्रा में बेचने के लिए तैयार है। लेकिन अगर कीमत में थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो वो पूर्ति को शून्य कर सकता है, मतलब फिक्स कीमत पर बेचने के लिए तैयार है वो। अगर कीमत बढ़ती है या कम होती है, या कम होती है, देखो पूर्ति तो कम कीमत में बिल्कुल नहीं की जाएगी। और इसमें जो वक्र बना है वो OX है ना, ये निचली वाली रेखा, इसके समानांतर बना है और इसको ES इज इक्वल टू इन्फिनाइट कहेंगे। पूर्ण लोचहीन पूर्ति, लोचहीन बिल्कुल परिवर्तित नहीं होगी मतलब पूर्ति। जब कीमत परिवर्तन से वस्तु की पूर्ति की जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो पूर्ति पूर्णतया लोचहीन होती है, अर्थात जीरो होती है। आप यहाँ चित्र में देख रहे हो, कीमत P0 है तब भी इतनी पूर्ति है, कीमत बढ़ के P1 हो जाती है तब भी पूर्ति इतनी है। अदरवाइज पूर्ति का नियम क्या कहता है? कीमतों के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है, लेकिन जब ना बढ़े तो वो पूर्ति की लोचहीन पूर्ति को दर्शाती है। ES इज इक्वल टू 0। थर्ड है आपकी इकाई लोच। इकाई लोच पूर्ति उस समय होती है जब वस्तु की मात्रा में परिवर्तन कीमत परिवर्तन के अनुपात के बराबर हो, इक्वल हो। ये देखो कीमत इतनी है और मात्रा Q0 है। जब कीमत बढ़ के P1 हो जाती है तो आप इसका प्रोपोर्शन देखो, इसका गैप और इसका गैप बराबर है। डायग्राम बनाते हुए ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला गैप और ये वाला गैप बराबर रखेंगे, और जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सेंटर से ये लाइन जाएगी जो आपकी ES इज इक्वल टू 1 को दिखा रही है। आपका फोर्थ है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। जब पूर्ति में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन से अधिक अनुपात में होता है उसे इकाई से अधिक पूर्ति लोच कहते हैं। देखो यह कीमत में आप गैप देख रहे हो, इतना परिवर्तन हुआ, डेल्टा P इतना सा है, और यहाँ पूर्ति में इतना ज़्यादा गैप आता है, मात्रा में इतना ज़्यादा गैप आता है, उसे इकाई से अधिक कहते हैं। मान लो यहाँ 10 और यहाँ 20% जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो देखो ये वाला जो कर्व है वो आपके O बिंदु को टच नहीं करेगा, ये आपकी OY रेखा को टच करने वाला बनेगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ES इज इक्वल टू 1 वाली स्थिति को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है आपका इकाई से कम पूर्ति लोच। जब पूर्ति की मात्रा में जो प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपात से कम होता है उसे कम लोचशील पूर्ति कहते हैं। मतलब कीमत में ज़्यादा परिवर्तन हुआ, वृद्धि हुई, लेकिन पूर्ति कम हुई। यहाँ देख रहे हो आप, ये गैप और ये गैप क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कीमत में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। जैसे मान लो 20% कीमत में परिवर्तन हुआ है, लेकिन पूर्ति की मात्रा में 10% परिवर्तन हुआ है। तो इस समय जो ये कर्व है ना बच्चों, ये OX अक्ष को टच करेगा। ये देखो, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। और ये बनता है आपका ES लेस देन 1, इकाई से कम वाली स्थिति। मैंने आपको पूर्ति की लोच का फॉर्मूला लिख के दिया है, आपको ये मांग वाले की तरह लग रहा है ना। ES इज इक्वल टू P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। आप इसी तरह करेंगे क्वेश्चन, और जैसे मैंने एक ब्लॉक जैसा बनाना दिखाया था आपको कि कीमत की जगह कीमत लिखेंगे और मात्रा की जगह मात्रा लिखेंगे। जैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं कि इतनी कीमत पर इतनी मात्रा की पूर्ति करेगा एक विक्रेता, और कीमत के इतना बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा में इतना परिवर्तन हुआ, उसको एक ब्लॉक में लिखेंगे और फिर इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कई बच्चे, अगर मैं ब्लॉक में क्वेश्चन देती हूँ तो आप लोग उसको व्यय विधि से कर दे रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपने उसको यही वाले फॉर्मूले से करना है। और एग्जाम में या तो ये वाले चैप्टर से क्वेश्चन आएगा या तो फिर मांग वाले से आएगा, लेकिन इसमें डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखने का पैटर्न बदलना है। और सभी बच्चे जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हर बार पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, फिर P की वैल्यू, फिर Q की वैल्यू, फिर डेल्टा Q कैसे निकाला वो वैल्यू, फिर डेल्टा P कैसे निकाला वो वैल्यू लिखेंगे, और ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। या कभी कभी 3 नंबर का डालते हैं, कभी 4 का, और ये आपके लिए बहुत ही ईजी प्रोसेस होगा ये वाला क्वेश्चन करना। बिल्कुल शॉर्ट में डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। सभी बच्चे वीडियो देखें तभी वो इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कल
मैं आपको टेस्ट डाल दूंगी, क्योंकि मैंने इसको नहीं समझाना है। आपको पता है P और Q क्या है और डेल्टा Q और डेल्टा P क्या है। इकट्ठे जो न्यूमेरिकल डाले जाएंगे नेक्स्ट डे उसमें, और बाकी सॉल्व करेंगे आप। इस वीक के लिए ये नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ट्राई योर बेस्ट। और जो बच्चे होमवर्क नहीं डाल रहे हैं, सारा का सारा होमवर्क डालने की आवश्यकता नहीं है। आप ये लिख के दीजिए कि हाँ आपने किया है। आप अपना फर्स्ट और लास्ट पेज डाल दीजिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने क्वेश्चन किए हैं। जो बात बच्चों को समझ नहीं आती वो पूछ सकते हैं। सभी बच्चे ग्रुप में जुड़ने की कोशिश करें, और वेरी सून हम लोग क्लासेस में होंगे नेक्स्ट मंथ तक होपफुली। तो अपना काम जारी रखें, और दोबारा से इकट्ठे ये काम दोबारा से नहीं होगा, सिर्फ समझाया जाएगा आपको। ट्राई योर बेस्ट।